हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्योतिषी। एमपीएलडीपीओ के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 तक कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 5 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। चैप्टर 5 डील करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोर्ट से संबंधित प्रोविज़न। चैप्टर 5 में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 25 ही पढ़ना है। सेक्शन 25 डील करता है ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड टू बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट। सभी आयात जो होंगे आर्टिकल ऑफ फूड के, वो इस एक्ट से के संबंधित होंगे। सेक्शन 25 एक सिंपल बट बहुत पावरफुल सेक्शन है। ये सेक्शन क्लियर करता है कि इंडिया में आने वाला हर फूड आइटम, चाहे वो कहीं से भी इम्पोर्ट हो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के कंट्रोल में होगा। नो पर्सन शैल इम्पोर्ट इनटू इंडिया एनी अनसेफ और मिसब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड फूड और फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। इंडिया में कोई भी ऐसा खाना इम्पोर्ट बिल्कुल मना है। कोई भी व्यक्ति इम्पोर्ट नहीं करेगा इंडिया में ऐसा कोई भी फूड जो अनसेफ है, मिसब्रांडेड है या फिर सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड से नीचे है, या जिसमें एक्सट्रेनियस मैटर हो, फॉरेन सब्सटेंस हो, इम्प्योरिटीज़ हो। मतलब फॉरेन कंट्री का लेवल डज नॉट इक्वल टू ऑटोमेटिक अप्रूवल इन इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या है? Any article of food for the import of which a license is required under any act or rules or regulations except in accordance with the condition of the license and। दूसरा पॉइंट जो है वो लाइसेंस वाली कंडीशन लगा रहा है। अगर किसी फूड आइटम के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो वो फूड सिर्फ लाइसेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग पर ही इंपोर्ट होगा। लाइसेंस का मतलब जो चीज़ें लाइसेंस में लिखी हैं वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी, वही कंडीशन फॉलो होगी। लाइसेंस होने के बाद भी रूल्स तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, एनी आर्टिकल ऑफ फूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल और रेगुलेशन मेड अंडर और एनी अदर एक्ट। इवन अगर फूड अनसेफ नहीं है, लेबल सही है, लाइसेंस भी है, लेकिन अगर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के किसी और प्रोविजन या रूल का वायलेशन है, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन में है, तो इम्पोर्ट फिर भी इलीगल होगा। मतलब कंप्लायंस 100% होना चाहिए, पार्शियल नहीं। तो क्या है सब सेक्शन 1? इम्पोर्ट ऑफ फूड इज नॉट अ फ्री ट्रेड एक्टिविटी, इट इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब आ जाएंगे सबसेक्शन 2 पे। The central government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade Development and Regulation Act 1922, follow the standards laid down by the Food Authority under the provision of this act and the rules and regulations made thereunder। लॉ क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट कर सकती है फूड के इम्पोर्ट को, और फॉरेन ट्रेड एक्ट 1922 के स्टैंडर्ड के साथ फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी होगा। यहाँ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल का रिमोट दे देता है। गवर्नमेंट किसी स्पेसिफाइड फूड का इंपोर्ट बैन कर सकती है, क्वांटिटी लिमिट लगा सकती है, स्पेशल कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंपोर्टेड फूड को भी इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे, चाहे वो फॉरेन कंट्री में लीगल हो या फिर नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे कुछ। एक चॉकलेट यूरोप में लीगल है, लेकिन उसमें कोई इंग्रेडिएंट इंडिया के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अगेंस्ट है, तो रिजल्ट क्या होगा उसका? इंडिया में वो जो चॉकलेट है वो इम्पोर्ट नहीं की जाएगी, अलाउड ही नहीं है। क्यों? सेक्शन 25 बोलता है इम्पोर्टेड फूड भी इंडियन स्टैंडर्ड लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, ऑल इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड टू बी सब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 25 इज इक्वल्स टू, याद रखिएगा आप, गेट कीपर से सेक्शन याद रखो, गेट कीपर ऑफ इंडियाज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। इम्पोर्ट का मतलब फ्री एंट्री नहीं, कंट्रोल्ड एंट्री। क्लियर है आपको चैप्टर 5? नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, डील करता है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज टू फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी को लेकर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। चैप्टर 6 में हमें पढ़ना है सेक्शन 26 to 28।
ठीक है, टोटल 3 सेक्शंस हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 26 विच डील्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर। फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी कि FBO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फूड सेफ्टी को लेकर। Every food business operator shall ensure that the article of food satisfy the requirements of this act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेक्शन 26 ये क्लियर करता है कि फूड सेफ्टी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं बल्कि किसकी है, फूड बिजनेस ऑपरेटर की होती है। FBO का मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं होता बल्कि जो भी फूड बिजनेस चलाता है वो फूड बिजनेस ऑपरेटर है। लॉ बोलता है कि फूड सेफ्टी सिर्फ फैक्ट्री तक लिमिटेड नहीं है बल्कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल हर स्टेज पर इंश्योर करनी होगी फूड सेफ्टी। ठीक है, मेरे कंट्रोल से कोई चीज़ बाहर थी, ये डिफेंस नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर सेफ फूड बनाता है लेकिन अपनी वेयर हाउस में गंदी कंडीशन में रखता है, तब भी क्या होगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर लायबल होगा। सबसेक्शन 2, नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल हिमसेल्फ और बाय एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर, स्टोर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी आर्टिकल ऑफ फूड। इस सबसेक्शन में क्लियर लिस्ट दी गई है, ये है लिस्ट कि FBO क्या कभी नहीं कर सकता। सबसे पहला, ऐसा कोई फूड को, ऐसे किसी भी फूड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा जो कि अनसेफ है, विच इज़ अनसेफ। ठीक है, अनसेफ फूड बनाना, रखना या बेचना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कंज्यूमर हेल्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। सेकेंडली, which is misbranded or substandard or contains extraneous matter। ऐसा कोई फूड जो कि गलत लेबल जिस पर लगा हुआ है, क्वालिटी स्टैंडर्ड से नीचे है, बाहरी चीज़ जैसे पत्थर, बाल, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोहिबिटेड हैं। फॉर विच अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। लाइसेंस रिक्वायर्ड है और लाइसेंस लिया ही नहीं, ये लाइसेंस की कंडीशन या फिर लाइसेंस की कंडीशन तोड़ दी, ये क्या है, इलीगल है। तो लाइसेंस सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, कंडीशन भी फॉलो करनी होगी। ठीक है, क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग प्रोहिबिटेड बाय द फूड अथॉरिटी और द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। यहाँ पर बात की जा रही है टेम्परेरी प्रोहिबिटेड फूड की। कभी कभी आउटब्रेक, इमरजेंसी या फिर हेल्थ रिस्क को देखते हुए गवर्नमेंट जो है किसी फूड को टेम्परेरी बैन लगा देती है। उस टाइम पीरियड में जिसमें बैन लगाया गया है, उस टाइम में उस फूड का बिजनेस करना क्या है, इलीगल है। क्लॉज 5 बोल रहा है, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर। ये क्लॉज जो है सभी चीज़ों को मतलब एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस का भी वायलेशन जो है वो नहीं कर सकता है कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर। ठीक है, अब देखते हैं सबसेक्शन 3, नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस और लोथसम डिसीज। मतलब कि फूड हैंडलिंग में TB या फिर स्किन इन्फेक्शन या फिर कॉन्टेजियस डिसीज़ है अगर किसी व्यक्ति को, तो वो वाला पर्सन काम नहीं करेगा। रीज़न क्या है, डिसीज़ फूड के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, तो ये फूड बिजनेस ऑपरेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो इन्फेक्शियस, कंटेजियस या फिर लोथसम डिसीज़ से सफ़र ना कर रहे हों। सबसेक्शन 4, नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल सेल और ऑफर फॉर सेल एनी आर्टिकल ऑफ फूड to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulation about the nature and quality of such article to the vendor। फूड बिजनेस ऑपरेटर जब वेंडर को फूड देता है तो उससे क्या करना होगा, रिटन गारंटी देनी होगी अबाउट नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सच फूड। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर की चेन में ट्रस्ट ज़रूरी है।
इसलिए जो सप्लाई कर रहा है वो क्वालिटी की रिटन गारंटी देगा। ठीक है, अब प्रोविज़ो क्या बोल रहा है इसका, provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo, or invoice. तो प्रोविज़ो क्या बोल रहा है कि बिल, कैश मेमो या फिर इनवॉइस इटसेल्फ शैल बी डीम टू बी अ गारंटी। अलग से गारंटी लेटर ना भी हो, लेकिन जो इनवॉइस है या फिर कैश मेमो है या बिल है उसको भी गारंटी मान ली जाएगी। सेलर के डिफेंस के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe unless following a detailed assessment within a specified time it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe. तो इस बात का क्या मतलब है, अगर बैच का एक फूड अनसेफ निकला तो पूरा बैच अनसेफ माना जाएगा। ठीक है, समझिए ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अगर ये एक बैच में कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं, ठीक है, अगर ये वाला प्रोडक्ट जो है अनसेफ निकला तो पूरा की पूरा बैच ही अनसेफ माना जाएगा। और अगर सेम बैच के 100 पैकेट मार्केट में हैं तो लॉ प्रिज्यूम करेगा वो सभी अनसेफ हैं जब तक डिटेल्ड असेसमेंट स्पेसिफाइड टाइम में या प्रूव ना हो जाए कि बाकी सब सेफ हैं, तब तक उन्हें अनसेफ माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके प्रोविज़ो पे। प्रोविज़ो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फॉर्मिटी ऑफ अ फूड विद स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल टू दैट फूड शैल बी विदाउट प्रेजुडाइज टू द competent authorities taking appropriate measures to impose restriction on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that despite the conformity the food is unsafe। मतलब स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है फिर भी अगर डाउट है तो अथॉरिटी मार्केट में सेल को रोक सकती है, फूड विथड्रॉ करवा सकती है मार्केट से। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि मतलब किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से पहले जिस फूड के प्रोडक्ट में जिस बैच का डाउट है, ठीक है, वहाँ पर एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया जा रहा है सब चीज़ों को बैन करके। ठीक है, कि वो गलती से भी कंज्यूम ना हो जाए जब तक कि क्लियर ना हो जाए, जब तक कि ये चीज़ प्रूव ना हो जाए कि बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ़ हैं। ठीक है, तो फूड सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी फूड बिजनेस ऑपरेटर पर होती है फ्रॉम सोर्स टू सेल। क्लियर है, चलिए अब आ जाएंगे हम सेक्शन 27 पे। सेक्शन 27 डील्स विद लाइबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलर। अब मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर की क्या जिम्मेदारी होगी। सेक्शन 26 में हमने पढ़ा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेक्शन 27 में हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर की क्या लायबिलिटी है, क्या दायित्व है। देखिए, the manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirement of this act and rules and regulations made thereunder। सेक्शन 27 का बेसिक आइडिया ये है कि फूड चेन में जो जिस लेवल पर है उसी लेवल की जिम्मेदारी उस पर होगी। लॉ क्या कहता है कि अगर फूड एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता तो मैन्युफैक्चरर या पैकर, कौन, मैन्युफैक्चरर या पैकर डायरेक्टली लायबल होगा। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन हम इसकी समझेंगे। फूड गलत निकला, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई तो किसकी जिम्मेदारी है, मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है या फिर पैकर की जिम्मेदारी है, क्योंकि फूड का डिज़ाइन, कॉम्पोजिशन और पैकेजिंग उनके कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जाम्पल, बिस्किट में प्रोहिबिटेड कलर निकला, मिल्क पाउडर में एडल्ट्रेशन हुआ तो कौन लायबल होगा, कंपनी लायबल होगी। ठीक है,
सब सेक्शन 2 किसकी बात कर रहा है? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की। यहाँ पे ध्यान रखिए, सब सेक्शन 1 में मैन्युफैक्चरर और पैकर की दी गई है जिम्मेदारी, सब सेक्शन 2 में बात हो रही है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की। इनकी क्या जिम्मेदारी होगी? द होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर शैल बी लायबल अंडर दिस एक्ट फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज सप्लाइड आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी। अब देखिए, अपने अपने लेवल पे जिम्मेदारी उठानी होगी, ठीक है। पूरी की पूरी जो फूड चेन है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने से लेके सेल करने तक सब अपने अपने लेवल की जिम्मेदारी उठाएंगे। अब लॉ क्या बोलता है कि होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कब लायबल होगा? एक्सपायरी क्रॉस हो चुकी है फिर भी सप्लाई की। मान लीजिए आप किसी स्टोर में गए और वहाँ से जाके आपने सामान खरीदा, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट था इसकी एक्सपायरी निकल गई, या फिर ये वाला जो सामान है वो उसके स्टोर में अभी भी रखा हुआ है जबकि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? कौन लायबल होगा? होलसेलर लायबल होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर लायबल होगा। स्टोर्ड और सप्लाइड इन वायलेशन ऑफ द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरर और स्टोर्ड और सप्लाइड इन वायलेशन ऑफ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे। कीप रेफ्रिजरेटेड लिखा है लेकिन रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन लायबल होगा? देखिए, कोई प्रोडक्ट है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि लिखा हुआ है कहीं पे कि इसको रेफ्रिजरेटेड ही रखना है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में इस प्रोडक्ट को रखिए, लेकिन स्टोर पे क्या हुआ? वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो किसने वायलेशन किया इंस्ट्रक्शन का? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, तो ये जिम्मेदार हो जाएंगे। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? अनसेफ और मिसब्रांडेड। अगर डिस्ट्रीब्यूटर अनसेफ या मिसब्रांडेड फूड सप्लाई करता है, कौन लायबल होगा? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर लायबल होगा। क्लॉज डी, अनआइडेंटिफाइबल ऑफ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम whom the article of food have been received। मैन्युफैक्चरर का पता ही नहीं चलता, बिल इनवॉइस डिटेल मिसिंग है, तो कौन लायबल होगा? डिस्ट्रीब्यूटर लायबल होगा, ठीक है, क्योंकि वो ही बिना देखे अपनी चीज़ें स्टोर पे लेके आया है, ठीक है। क्लॉज ई क्या है? स्टोर्ड और हैंडल्ड और kept in violation of the provision of this act the rules and regulations made thereunder। स्टोर्ड, हैंडल्ड, kept in violation of act, हाइजीनिक रूल्स फॉलो नहीं किए तो कौन लायबल होगा? होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। रिसीव्ड बाय हिम विद नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ, पता था किसको? होलसेलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को कि फूड जो है अनसेफ है, फिर भी लिया और सप्लाई किया। सीरियस लायबिलिटी किसकी होगी? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की होगी, ठीक है। अब देखिए सब सेक्शन 3 में किसकी लायबिलिटी है? द सेलर शेल बी लायबल अंडर दिस एक्ट फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज़, यहाँ पर सब सेक्शन 3 में किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की। क्या जिम्मेदारी है? सोल्ड आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी, एक्सपायरी की डेट निकल गई उसके बाद प्रोडक्ट को बेचा है, लायबल कौन होगा? सेलर होगा। हैंडल्ड और कैप्ड इन अनहाइजीनिक कंडीशन, खुला हुआ फूड, गंदी जगह, फ्लाइज है वहाँ पर, ठीक है, बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से रखा हुआ है, कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो गया? सेलर हो गया, ठीक है। मिसब्रांडेड फूड बेचा, कौन जिम्मेदार? सेलर। अनआइडेंटिफाइबल ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम whom such article of food were received, और अगर ऐसा अगर मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर की आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, वो व्यक्ति पता ही नहीं है कि कहाँ से फूड को लाया गया है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? सेलर, बेचने वाला जिम्मेदार होगा। रिसीव्ड बाय हिम विद नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ, जानता था सेलर कि वो जो फूड है वो अनसेफ है, ठीक है, और रिसीव किया गया सेलर के द्वारा, तो कौन जिम्मेदार है? सेलर जिम्मेदार होगा वहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन 27 में क्या है कि मैन्युफैक्चरर की मैक्सिमम लायबिलिटी होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर की मैक्सिमम लायबिलिटी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की कंडीशनल लायबिलिटी होती है, और सेलर की क्या लायबिलिटी होती है? हैंडलिंग एंड नॉलेज बेस्ड लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो अलग अलग स्तर पे सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और जो नहीं निभा पाता है उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। सेक्शन 28 पे आ जाइए अब, फूड रिकॉल प्रोसीजर्स। सेक्शन 28 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इमरजेंसी मैकेनिज्म है। किसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का।
If a food business operator considers or has reason to believe that a food which he has processed, manufactured, or distributed is not in compliance with this act or the rules or regulations made thereunder, he shall immediately initiate procedures to withdraw the food in question from the market and consumers, indicating reasons for its withdrawal and inform the competent authorities thereof. लॉ क्या कहता है? अगर एफबीओ को, फूड बिजनेस ऑपरेटर को लगता है या बिलीव करता है कि फूड एक्ट के अगेंस्ट है, तो इमीडिएटली मार्केट से वापस लेना होगा, कंज्यूमर्स को रीज़न बताना होगा और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होगा। वेट करना इलीगल है। तो सबसेक्शन 1 को आप लोग याद रखिएगा, वॉलंटरी रिकॉल। ठीक है। सबसेक्शन 2, a food business operator shall immediately inform the competent authorities and cooperate with them if he considers or has reason to believe that a food which he has placed on the market may be unsafe for the consumers. अगर फूड अनसेफ हो सकता है तो अथॉरिटीज़ को क्या करना है? तुरंत इन्फॉर्म करना होगा फूड बिजनेस ऑपरेटर को और पूरा कॉपरेशन देना होगा। ठीक है, छुपाना भी नहीं है और डिले भी नहीं करना है चीज़ों को। Subsection 3. The food business operator shall inform the competent authorities of the action taken to prevent risk to the consumer and shall not prevent or discourage any person from cooperating in accordance with this act with the competent authorities where this may prevent, reduce or eliminate risk arising from a food. सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को बताना होगा कि उसने क्या एक्शन लिया। ठीक है, कंज्यूमर की रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए किसी को अथॉरिटी के साथ कॉपरेट करने से नहीं रोक सकता। ट्रांसपेरेंसी कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, और सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल फॉलो सच कंडीशन एंड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू फूड रिकॉल प्रोसीजर्स एज द फूड अथॉरिटी में स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन। तो रेगुलेशन को फॉलो करना कंपलसरी है। रिकॉल का प्रोसीजर FSSAI के रेगुलेशन के हिसाब से होगा, अपनी मर्जी से प्रोसेस नहीं होगा। तो बेसिकली जो सेक्शन 28 बोल रहा है, सेक्शन 28 प्रोवाइड करता है फूड रिकॉल प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनसेफ फूड। ठीक है, तो सेक्शन 28 किससे रिलेटेड है? आपको याद रखना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। क्लियर है? आई होप आप लोगों को चैप्टर 6 क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, तभी आपको टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। हर वीडियो में बताना मीनिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए MPADPO की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपके MPADPO के सिलेबस से रिलेटेड। जो लॉज आने वाले हैं, जो एक्ट आने वाले हैं, एक एक करके उनको कवर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।